तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि क्या है, हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ठीक है, जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अगर हम बात करें कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, जिन्हें हम जीजे मेंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जीजे मेंडल। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग एक और नाम से जानते, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? तो इन्होंने स्टडी किया था अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर। ठीक है, इन्होंने पी प्लांट को लिया था अपना एक्सपेरिमेंट प्रूफ करने के लिए। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। ठीक है, पाइसम सेटाइवम। अब हमें ये जानना है कि आखिर में ऑप्शंस तो बहुत सारे थे कि और भी प्लांट्स ही ले सकते थे, और भी चीजों के प्लांट्स ले सकते थे, लेकिन इन्होंने पी प्लांट मटर के पौधे को क्यों चूज किया? ठीक है, तो देखिए उसके पीछे भी दो रीजन है। इन्होंने पी प्लांट को इसलिए चूज किया क्योंकि देखिए पी प्लांट की लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो लाइफ स्पैन इसकी कैसी होती है? शॉर्ट होती है। कितने मंथ में तैयार हो जाता है? तो 3 मंथ में पी प्लांट तैयार हो जाता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें कि पॉलिनेशन कैसे करता है, पी प्लांट जो है वो पॉलिनेशन कैसे करता है? तो ये सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, यानी कि अपने से ही ये क्या करता है? पॉलिनेशन करता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटिंग इसके पास कैपेसिटी होती है, ये पॉलिनेशन अपने आप कर लेता है। ठीक है, कौन? पी प्लांट। ठीक है, तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, systematic study of heredity was systematically studied by and proposed by Gregor John Mendel or G.J. Mendel, also known as father of genetics. He turned his experiment on pea plant, and scientific name of pea plant is Pisum sativum, which he grew in his garden. इन्होंने pea plant को कहाँ पे grow कराया था? अपने garden में। ठीक है, Mendel used pea plant because the life duration of pea plant is too short, complete within 3 months, and pea plant are self-pollinating. Self-pollinating in the sense ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, एक ही प्लांट पे ट्रांसफर हो जाए पॉलिन का एंथर से स्टिग्मा पे, उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेटिंग। ठीक है, इन्होंने क्या क्या कैरेक्टर और ट्रेट चूज किए थे? कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्होंने चूज किया था पी प्लांट में? चलिए हम इसे चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए कौन कौन से कैरेक्टर मेंडल ने चूज किया था। ठीक है, तो सबसे पहले इधर हम लिखेंगे कैरेक्टर। कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब उस कैरेक्टर में डोमिनेंट पर्पस और रिसेसिव भी होगा। ठीक है, तो एक डोमिनेंट साइड हम लिखते हैं और सेकंड साइड कौन सा हो जाएगा? दैट इज रिसेसिव। देखिए अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो उसके कंपैरिजन में रिसेसिव कैरेक्टर भी तो होगा, है ना? तो चलिए हम जान लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टर थे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इतना क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स चूज किए। थे, जिसमें सबसे पहले था फ्लावर कलर। ठीक है, सबसे पहले क्या है? फ्लावर का कलर, जिसमें कि डोमिनेट हो जाता है पर्पल और रिसेसिव क्या हो जाता है? बताइए, व्हाइट। ठीक है, मेंडल ने क्या किया कि फ्लावर कलर लिया, चूज किया, और फ्लावर कलर क्या होता है पी प्लांट का? तो एक पर्पल होता है और एक व्हाइट होता है। तो बताइए क्या व्हाइट कलर पर्पल कलर को ओवरलैप कर पाएगा? तो नहीं, कौन सा कलर करेगा? पर्पल कलर व्हाइट कलर को ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने फ्लावर कलर कौन सा लिया? पर्पल व्हाइट। ठीक है, वही अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ फ्लावर की, पोजीशन ऑफ फ्लावर की
पोजीशन कहाँ थी? तो एक थी एक्सिलरी पोजीशन और दूसरी टर्मिनल पोजीशन। एक्सिलरी पोजीशन को इन्होंने कहा कि एक्सिलरी पोजीशन जो है वो डोमिनेंट है और वही टर्मिनल पोजीशन क्या है? रिसेसिव है। थर्ड कैरेक्टर लिया हाइट ऑफ स्टेम। हाइट ऑफ स्टेम की अगर बात करें तो एक था टॉल जो कि डोमिनेंट है और रिसेसिव क्या हो गया? ड्वार्फ। ठीक है, स्टेम की हाइट, एक स्टेम की हाइट लंबी थी तो एक स्टेम की हाइट छोटी थी। इससे इन्होंने दो कैरेक्टर ट्रांसमिट किए, दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है, देखिए फोर्थ था पॉड कलर। पॉड कलर जिसमें कि एक था ग्रीन जिसे हम डोमिनेंट में रखेंगे और रिसेसिव में आ जाएगा येलो। पॉड मतलब क्या होता है? जो मटर की पूरी फली होती है। ठीक है, यानी कि पूरा जो मटर का एक पीस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पॉड। ठीक है, पॉड मतलब समझ में आया? पूरी एक मटर की फली जिसमें बहुत सारे दाने होते हैं। हम दाने की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम सीड्स की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पूरी एक फली जो कि कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये पूरी एक मटर की फली को हम क्या कहते हैं? पॉड। फिर इन्होंने फिफ्थ पे लिया शेप ऑफ पॉड। शेप ऑफ पॉड जिसमें कि इन्होंने डोमिनेंट में लिया इंफ्लेटेड और रिसेसिव में लिया कॉन्स्ट्रिक्टेड। देखिए जो फली है मटर की, यानी कि जो पॉड है वो इंफ्लेटेड मतलब कि एकदम ताजे मटर, और वही रिसेसिव की बात करें तो थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया शेप ऑफ पॉड। अब आता है सीड शेप। जो मटर के बीज होते हैं यानी कि जो मटर के दाने होते हैं उनके शेप की अगर बात करें तो इन्होंने डोमिनेंट में लिया था राउंड को और रिसेसिव में रिंकल्ड। राउंड मतलब ताजे मटर के दाने और रिंकल्ड मतलब जो कि थोड़े सूख जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, अगर हम कॉटिलेडन की बात करें, कॉटिलेडन क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। कॉटिलेडन क्या होता है? आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं दैट व्हाट इज कॉटिलेडन, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कॉटिलेडन क्या होता है। ठीक है, मेंडल ने क्या किया था? कॉटिलेडन का कलर येलो लिया था डोमिनेंट में और रिसेसिव में लिया था ग्रीन कलर। ठीक है, बताइए इतना क्लियर है? मेंडल ने कौन कौन 7 कैरेक्टर्स लिए और 7 कैरेक्टर्स को इन्होंने कैसे डिफाइन किया, सब कुछ क्लियर है। देखिए द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स व्हिच कैन चूज बाय मेंडल इज दैट फर्स्ट फ्लावर कलर दैट इज पर्पल एंड व्हाइट, position of flower auxiliary and terminal, height of stem long and buff, pod color green and yellow, shape of pod inflated constricted, seed shape round wrinkled, and last one is cotyledon that is yellow and green. So you have to comment in comment section that what is cotyledon. Okay, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, डाउट आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। और आप लोग अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम आप लोगों से तब से कह रहे थे हाइब्रिड टॉल, ये हाइब्रिड का मतलब क्या है? तो देखिए मैं आप लोगों को ये पहले ही बता चुकी हूँ कि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। हाइब्रिड मतलब होता है जो एक ऐसा प्लांट, जैसे कि मैंने टॉल ड्वार्फ ये हमने लिया और क्या कहा? ये हाइब्रिड टॉल है, यही कहा ये क्या है? हाइब्रिड टॉल है। तो ये हाइब्रिड ड्वार्फ भी तो हो सकता है क्योंकि इसमें ड्वार्फ का भी तो कैरेक्टर है स्मॉल टी, तो नहीं ये हाइब्रिड ड्वार्फ हम इसी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टॉल कैरेक्टर है डोमिनेंट है और ड्वार्फ कैरेक्टर क्या होता है? रिसेसिव होता है, इसलिए कैरेक्टर छुप गया। भले ही इसका जीन प्रेजेंट है लेकिन रियलिटी में हाई शो कौन करेगा? टॉल। तो देखिए ऐसे कैरेक्टर्स जहां पे दो कैरेक्टर्स की इंटरमिक्सिंग हो, जबकि एक कैरेक्टर छुप जाए रिसेसिव होने की वजह से और एक कैरेक्टर अपने आप को शो कर जाए, उसे ही हम कहते हैं हाइब्रिड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हाइब्रिड कैरेक्टर समझ में आया। देखिए अब हमें समझना है मोनो क्रॉस भी। देखिए जो क्रॉस करा रहे हैं, पेरेंटल जनरेशन क्रॉस की तो F1 जनरेशन बना, F1 जनरेशन क्रॉस किए F2 जनरेशन बना, तो ये क्रॉस किए। क्रॉस क्या है? यानी कि आपस में इंटरमिक्स हुए। क्रॉस भी कितने टाइप का होता है? क्रॉस 2 टाइप का होता है, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, देखिए एक वर्ड मैं आप लोगों को सिर्फ बता दे रही हूँ कि कभी कभी सिंबलाइजेशन यूज होता है। अगर आपसे पूछते एग्जाम में सिंबलाइजेशन का फुल फॉर्म
जैसे कि हम P1 यूज करते हैं तो पैरेंटल जनरेशन, F1 इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F2 इज सेकंड फिलियल जनरेशन, whereas T is dwarf and small t is dwarf। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं, आपको और भी सिंबल्स इसमें डिटेल बताया गया है। इसमें कैपिटल R का यूज करेंगे तो राउंड हो जाएगा, स्मॉल r रिंकल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। जिससे कि हम जब मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझ लेंगे तो हमारे लिए ये इजी टू लर्न हो जाएगा। मेंडल के जो भी लॉ है वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस, जो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट क्रॉस। देखिए क्रॉस कितने टाइप के होते हैं, मैंने पहले ही बताया, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी करना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह से क्रॉस करा चुका है, जिसमें सबसे मोनो मींस क्या होता है, वन, और हाइब्रिड मतलब क्या होता है, कैरेक्टर, जहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर का क्रॉस हो। जैसे कि P1 जनरेशन लेते हैं, देखिए पहले यहाँ नोट कर लेते हैं, मोनो मींस क्या होता है, वन, और हाइब्रिड मतलब कैरेक्टर, है ना, जहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर क्रॉस हो। जैसे कि P1 जनरेशन है तो P1 जनरेशन कैपिटल टी थी, स्मॉल टी थी। जब ये क्रॉस की तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, सब तो वही बनेगा। मैंने एक ही बार यहाँ नोट कर दिया। ये क्या बन गई, F1 जनरेशन, दैट इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन बन के तैयार हो गई। और जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, दो देखिए F1 जनरेशन थी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जब रिएक्ट किया, मतलब क्रॉस किया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी दैट इज 1:2:1 और 3:1 का रेशियो बनके तैयार हो गया। बनके तैयार हुआ ना, तो ये पूरे के पूरे जनरेशन कौन सी जनरेशन थी बताइए, तो ये पूरी जनरेशन थी F2 जनरेशन। ठीक है, जिसमें कि क्रॉस क्या हुआ, तो एक जीनोटाइपिक रेशियो बना 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो बना 3:1। ठीक है, ये जीनोटाइपिक है और ये फिनोटाइपिक है। ठीक है, इतना क्लियर है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कंफ्यूजन रही होगी। हमें कंफ्यूजन देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस अब तक हम लोगों ने स्टडी नहीं किया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम लोगों ने स्टडी किया था तभी जब हम लोग F1 जनरेशन, F2 जनरेशन ये सब स्टडी कर रहे थे, तो हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझ गया था। देखिए हाइब्रिड, देखिए इसका सिंपल सा होता है, मोनो मतलब हाइब्रिड मतलब कैरेक्टर, वो भी कैसे कैरेक्टर हाइब्रिड। तो देखिए सबसे पहले हाइब्रिड कैरेक्टर कैसे मिलेंगे, जब सेम प्लान क्रॉस करेगा, सेम कैरेक्टर क्रॉस करेंगे। सेम कैरेक्टर P1 जनरेशन में क्रॉस किए, F1 जनरेशन में हाइब्रिड कैरेक्टर हमें मिला, और जब हाइब्रिड कैरेक्टर क्रॉस करेगा तो इसे हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इतना क्लियर है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, कभी-कभी एग्जाम में क्या करता है ना कि एमसीक्यू चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या करता है कि पूछ लेता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जीनोटाइपिक रेशियो कितनी होगी। तो देखिए कोई भी कैरेक्टर दिया है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, फिक्स है 1:1। पूछेगा फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगी, 3:1। चेंज नहीं होगी किसमें, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। डाई हाइब्रिड क्रॉस की भी रेशियो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है इसे समझ लेते हैं। लेकिन क्या मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो सेम होती है, तो नहीं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो है 1:2:1 है और फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है। तो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, जीनोटाइपिक रेशियो की आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें 9:3:1 हो जाती है। ठीक, तो चलिए हम इसके बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस को आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, कंफ्यूजन क्लियर कर दी जाएगी। देखिए इसमें क्या होता है, डाई हाइब्रिड यानी कि कितने कैरेक्टर्स क्रॉस करेंगे, 2 कैरेक्टर्स। सिंपल सी बात है, 2 कैरेक्टर्स क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, है ना। समझ लीजिए कि हमने ले लिया एक कैरेक्टर दैट इज राउंड येलो और दूसरा कैरेक्टर मतलब दूसरा एक प्लांट है जो कि राउंड येलो कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है और दूसरा प्लांट है जो कि रिंकल्ड ग्रीन कैरेक्टर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, राउंड में क्या होता है, कैपिटल आर और येलो का कैपिटल वाई कैपिटल वाई। रिंकल्ड की बात करें तो रिंकल्ड का स्मॉल आर और ग्रीन का
स्मॉल वाई। ये जब क्रॉस करेंगे तो आप कितने विभाग करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल सब कैपिटल, सेम वही चीज बनेगा। तो जब हम इसे क्रॉस कराएंगे तो आप करा करके अगर देख भी लेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ कितने विभाग रिएक्ट करेगा, तो क्या ही बनाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर ही बनाएगा। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ कितने विभाग क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ही बनाएगा। बताइए ये कौन सी जनरेशन थी, तो ये थी P1 जनरेशन, ठीक है। ये कौन सी जनरेशन बनी, F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन और पैरेंटल थी, ठीक है। ये बताइए जो प्लांट बना वो कैसे कैरेक्टर शो कर रहा है, टू कैरेक्टर शो कर रहा है, राम येलो का, यही कैरेक्टर शो कर रहा है। लेकिन बताइए राम येलो कैसा है, हाइब्रिड है या प्योर है, तो हाइब्रिड है। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल आर है तो उसका साथ में रिंकल्ड का कैरेक्टर एड स्मॉल आर भी ऐड हो गया है, वही येलो के साथ साथ ग्रीन का कैरेक्टर भी ऐड हो गया है। तो जीन्स जो है वो एक तरह से हम कह रहे हैं तो हाइब्रिड है, इसलिए हम राउंड येलो इसका कैरेक्टर तो राउंड येलो ही है। ये जो प्लांट प्रोड्यूस होगा F1 जनरेशन में ये रहेगा तो राउंड येलो के ही जैसा, ठीक है। लेकिन बस थोड़े से चेंजेस यहाँ पे क्या आएंगे, चेंजेस ये रहेंगे कि ये हाइब्रिड रहेगा, ठीक है। वहीं पे P1 जनरेशन में क्या था, प्योर था, और F1 जनरेशन हाइब्रिड रहेगी। अब हमें क्रॉस करा के बनानी है F2 जनरेशन, ठीक है। जो F1 जनरेशन बनी तो F2 जनरेशन कैसे बनेगी, तो देखिए F2 जनरेशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड का। पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड क्या होती है, जिसमें कि 4:4 में कॉलम तैयार करता है, ठीक है। टोटल 16 स्क्वायर्स होते हैं, जिससे कि हम क्या बनाते हैं, प्रूफ कर पाते हैं और हम क्लासिफाई कर पाते हैं F2 जनरेशन को। सो लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट अवर F2 जनरेशन। देखिए F1 की अगर हम बात करें तो F1 जनरेशन क्या बन गया था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन गई थी। अब हम इससे गैमेट फॉर्मेशन कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसके गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, देखिए आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये गैमेट्स है। देखिए कैपिटल आर का गैमेट क्या आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर का स्मॉल आर, कैपिटल वाई का कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का स्मॉल वाई, ये गैमेट्स बन गए। अब हमें इन्हें आपस में क्रॉस कराना है, आर वाले कैरेक्टर को वाई कैरेक्टर के साथ, ठीक है। देखिए कैपिटल आर जब कैपिटल वाई के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये क्या बन गए, इनके कैरेक्टर्स बन गए। अब हमें क्या करना है, इसे समझ, देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई क्या है, राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड ग्रीन, कैपिटल आर कैपिटल वाई रिंकल्ड येलो, और स्मॉल आर स्मॉल वाई बताइए रिंकल्ड ग्रीन, यही है कैरेक्टर्स इसके। तो देखिए इसे अब हम इसी हिसाब से अपना चार्ट तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना पुन्नेट स्क्वायर चार्ट, ठीक है। पुन्नेट स्क्वायर चार्ट में हम 5 रोज एंड 5 कॉलम्स बनाएंगे। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें तो 4 ही चाहिए फिर हम 5 क्यों बना रहे हैं, तो उसके पीछे वजह है, रीजन है, मैं आप लोगों को अभी सब कुछ क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ये क्या बन गया, हमारा पुन्नेट स्क्वायर चार्ट बन गया, ठीक है। इधर हम मान लेते हैं कि इधर फादर के कैरेक्टर्स रहेंगे और इधर मदर के कैरेक्टर्स रहेंगे, ठीक है। देखिए इन्हीं कैरेक्टर्स को हमें इसमें ऐड कर देना है, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। वही कैरेक्टर्स हम इधर भी डिनोट कर देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई बन गए कैरेक्टर्स। अब हमें इन्हें क्रॉस कराना है। देखिए जब कैपिटल आर यहाँ पे नोट हो जाएगा और कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर उसका कैपिटल आर यहाँ पे रहेगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई बन जाएगा। अब देखिए यहाँ तो कैपिटल आर और स्मॉल आर रहेगा और यहाँ स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है, तो क्या रहेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
कभी भी स्मॉल कैरेक्टर हम लोग आगे नहीं लिखते हैं क्योंकि डोमिनेंसी भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए इसे हम सेपरेट कर लेते हैं, ये सेपरेटेड है, ठीक है। कैपिटल आर, देखिए यहाँ स्मॉल वाई पहले, तो क्या हम पहले स्मॉल वाई लिखेंगे? नहीं, हम पहले कैपिटल वाई लिखेंगे फिर स्मॉल वाई, ठीक है। वैसे ही हम क्या कर लेते हैं, इस चार्ट को पूरा फिल कर लेते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। वैसे यहाँ क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये हमारी F2 जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है ये? F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन यहाँ पे बन के रेडी है। F2 जनरेशन टोटल कितनी बनी है? 16 नंबर ऑफ F2 जनरेशन हमारे टोटल तैयार हो गई है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये जानना है कि राउंड येलो कैरेक्टर्स कितने बने, राउंड ग्रीन कितने बने, रिंकल्ड येलो कितने बने और रिंकल्ड ग्रीन कितने बने। तो देखिए सबसे पहले हम राउंड येलो को डिफाइन करते हैं। देखिए कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई राउंड, ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। सिर्फ फर्स्ट वाले को हमें देखना है, सिर्फ फर्स्ट ना सेकंड को, ठीक है। उस तरीके से इधर भी ये सारे के सारे क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई के हैं। फिर हम देखें तो ये भी क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो कितने हो गए टोटल? 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल कैपिटल राउंड येलो कितने हो गए? 9, ठीक है। राउंड ग्रीन की अगर बात करें तो क्या होना चाहिए, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तो देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई ये, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई ये, और यहाँ इन तीनों को हम कह देंगे कितने हो गए बताइए? 3, और ये 3 कौन से हो गए? राउंड ग्रीन। अगर हम रिंकल्ड येलो की बात करें तो राउंड तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई होना चाहिए। स्मॉल आर कैपिटल वाई है, ये भी स्मॉल आर कैपिटल वाई है, और ये भी स्मॉल आर कैपिटल वाई है। ये तीनों मिलाकर के क्या हो गए? रिंकल्ड येलो। और अगर हम बात करें रिंकल्ड ग्रीन की, जो कि दोनों स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये कितने हैं? 1। तो बताइए फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? फिनोटाइपिक रेशियो कितना हुआ? 9:3:3:1। अब बताइए, आप लोग मुझे बताइए कि क्या एक भी ऐसा कैरेक्टर है जो कि सेम है? तो जीनोटाइपिक रेशियो से क्या बता सकते हैं? क्या बताएंगे? 1:1:1:1:1 ऐसा कुछ रेशियो बताएंगे? नहीं, ठीक है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इसका कोई भी जीनोटाइपिक रेशियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका कौन सा रेशियो है? फिनोटाइपिक रेशियो ही है, ठीक है। तो बताइए डाई हाइब्रिड क्रॉस आप लोग क्लियर हुआ? आई होप कि आप लोगों को डाई हाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमें समझना है मेंडल के 3 लॉ। मेंडल के 3 लॉ हैं, इन तीनों को हमें समझ लेना है क्या है ये। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल द लॉज ऑफ मेंडल। देखिए अब हमें स्टडी करना है मेंडल्स लॉ। तो देखिए मेंडल्स के टोटल कितने लॉ हैं? मेंडल के लॉ हैं टोटल 3। सबसे पहला है लॉ ऑफ सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड आ जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जैसे कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी हम कहते हैं। थर्ड आ जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ मेंडल, ठीक है। तो
चलिए हम एक एक करके इन तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर हम सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें जो कि मेंडल का फर्स्ट लॉ है, तो इसमें मेंडल ने क्या कहा है, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कोई भी दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपस में क्रॉस करते हैं तो सिर्फ एक के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को शो कर जाए, जबकि दूसरे के पास कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपने आप को क्रॉस कर पाए, शो कर पाए। तो डोमिनेंस से ही समझ में आता है कि इसमें किसकी हमें डोमिनेंसी, इसमें हमने डोमिनेंसी के बारे में मेंडल ने बताया था कि दो कैरेक्टर जब आपस में क्रॉस करते हैं तो वही कैरेक्टर्स अपने आप को शो कर पाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में जो कि डोमिनेंट है। Out of two contrasting character, only one expresses itself in an individual. It is known as dominant gene, and this law is known as law of dominance. ठीक है? लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझ में आ गया, इसमें कोई खास कंफ्यूजन नहीं थी। अब खास क्या कोई कंफ्यूजन थी नहीं। अब हमें समझना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि देखिए P1 जनरेशन थी टॉल टॉल, यहाँ ड्वार्फ क्रॉस किए बना हाइब्रिड टॉल, ठीक है, जो कि F1 जनरेशन थी। F1 जनरेशन एक दूसरे से क्रॉस कर रही, तो बताइए यहाँ क्या बन रहा है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही बनता है। तो बताइए यहाँ पे रेशियो क्या बना, 1 2 और ये 1, फिर आना से 3 और 1, ये कौन सा रेशियो था, जीनोटिपिक, और ये कौन सा रेशियो था, फिनोटिपिक, यही रेशियो था। तो देखिए यही है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इसमें कुछ खास बताया ही नहीं गया है, इसमें सिर्फ इतना बताया है कि जब पैरेंटल जनरेशन क्रॉस करेगी तो F1 जनरेशन बनेगा, और F1 जनरेशन जब आपस में क्रॉस करेगी तो F2 जनरेशन बनकर के तैयार हो जाएगी, और F2 जनरेशन में क्या होते हैं, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो मॉडिफाई कर पाते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे देखिए कभी भी हम F2 जनरेशन में ही जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकाल पाएंगे। F1 जनरेशन में रेशियो कैसे निकालेंगे, एक ही टाइप के तो है, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें क्या ही रेशियो है। हम जब रेशियो निकाल सके ऐसा जब कंडीशन आ जाए, लेकिन कैरेक्टर्स कितने हो, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर्स का जब ट्रांसमिशन हो, सिर्फ एक कैरेक्टर्स की जब क्रॉसिंग हो, तो जब रेशियो निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इस लॉ को, या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, इसे हम लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड भी हम कहते हैं। देखिए इसमें हाइब्रिड कैरेक्टर स्प्लिट कर रहे हैं ना, हाइब्रिड कैरेक्टर थे ये स्प्लिट कर रहे हैं, तो इसे हम लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर में कहते हैं। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, monohybrid inheritance, when a pair of contrasting characters are brought together in a hybrid manner, this factor do not mix up but simply associate themselves and remain together and separate at the time of gamete formation. Okay, अब हमें पढ़ना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, इसे मैं आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं करना चाहूंगी क्योंकि अभी मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया था, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस सेम एज डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप वही डिस्क्राइब कर दिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, 2 कैरेक्टर्स चाहिए, एक कैरेक्टर से होगा तो नहीं, 2 कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है, जिसमें सबसे पहले P1 जनरेशन क्रॉस करेगी, उसके बाद F1 जनरेशन क्रॉस करेगी, और जब F1 जनरेशन क्रॉस करेगी तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा, और जब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा तो F2 जनरेशन बनेगी। F2 जनरेशन में सिर्फ कौन सा रेशियो निकलता है, फिनोटिपिक रेशियो निकलता है, जो कि क्या होता है 9:3:1, ये होता है फिनोटिपिक रेशियो। तो बताइए क्या इसको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग वीडियो कुछ मिनट के लिए पीछे करिए और आप लोग देखिए मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से डिस्क्राइब किया, और सेम वही क्या है मोनोहाइब्रिड, और सेम वही क्या है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं जानना है, सेम एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रही हूँ, ठीक है, दिस इज सेम एज
व्हाट? डाइहाइब्रिड क्रॉस। बताइए, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। देखिए, इफ वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ टू और मोर जीन एट द टाइम ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन गैमेट एंड इन प्रोजेनी ऑफ सबसिक्वेंट जनरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यही क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए, सभी लॉज की डेफिनेशन या फिर मैं किसी भी चीज की डेफिनेशन आप लोगों को एक बार डिस्क्राइब जरूर कर लेती हूँ। एक बार मैं मतलब अनाउंस कर देती हूँ डेफिनेशन, जिससे कि आप लोगों को नोट डाउन करना हो तो आप वीडियो की स्पीड स्लो करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमें पढ़ना है हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। हाउ blood groups are inherited। देखिए, ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? ए बी एंड ओ। देखिए, इसके जीन्स क्या क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप ए के एक जीन होता है आई ए और दूसरा जीन होता है आई ओ। ठीक है, वहीं अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो आई बी और आई ओ, ये ब्लड ग्रुप होते हैं, जीन्स होते हैं। ए बी की बात करें तो इसके सिर्फ एक ही जीन होता है आई बी। और अगर ओ की बात करें तो क्या होता है? आई ओ। ठीक है, क्लियर है इतना? देखिए, आई ए और आई बी जीन जो होता है ना, वो डोमिनेट होता है किसके ऊपर? ओ के ऊपर। ठीक है, अगर ओ मान लीजिए फीमेल इसका ब्लड ग्रुप ओ प्रेजेंट है और मेल है इसका ब्लड ग्रुप आई मतलब ए प्रेजेंट है, तो जो बच्चा होगा ना उसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? ए रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। अब कैसे? आप पूछेंगे कैसे? देखिए, इसमें 2 केस बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस जीन के साथ देखते हैं आई ए क्रॉस करा के देखते हैं आई ए, और यहाँ क्या है? आई ओ ही रहेगा, है ना? आई ओ जब ये क्रॉस करा तो बताइए आई ओ के साथ मैच किया तो आई ओ बना। ठीक, इधर भी क्या बना? इधर बताइए सेम, और वैसे ही यहाँ पे भी सेम बन के तैयार हुआ। बताइए, आई ओ किसका कैरेक्टर है? ए का, है ना? यानी कि जो बच्चे की पॉसिबिलिटी रहेगी वो किसकी रहेगी? ए की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। लेकिन अगर आप इस जीन के साथ रिएक्ट करा दें, दैट इज आई ओ का रिएक्शन जब मतलब क्रॉस हम करा देते हैं आई ओ के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ बनेगा आई ओ, इधर आई ओ, इधर बताइए आई ओ और इधर आई ओ। ठीक है, तो बताइए यहाँ बच्चे का कलर कौन सा, ग्रुप कौन सा हो सकता है? ए की भी 50% चांसेस और 50% चांसेस वो भी है, यानी कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। अब आप ये पूछेंगे कि एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये पूछ देता है कि बताइए कि ब्लड ग्रुप जो है, अगर एक मैं मतलब एक क्वेश्चन आ जाए, मेरे हैविंग ब्लड ग्रुप ए, marries a woman having blood group O and they have a child, what will be the blood group of the child? देखिए, तो अगर इतना पूछता है तो हम तो इससे बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए होने के चांस ज्यादा है। देखिए, इधर ए बन रहा है 4 और इधर 2, टोटल ए कितने बन गए? 6, और ओ कितना बना? 1, यानी ब्लड ग्रुप चांसेस किसकी ज्यादा है? ब्लड ग्रुप ए की। ठीक है, ओ के चांसेस कम है, हो सकता है कि अगर ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसमें से एक आध का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, नहीं तो क्या ब्लड ग्रुप ए ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है सेक्स डिटरमिनेशन। तो सेक्स डिटरमिनेशन हम समझ लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई बच्चा जो है वो मेल है या फिर फीमेल है उसके क्रोमोसोम से। कैसे? देखिए, क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो मेल क्रोमोसोम टोटल कितना होता है? 23 पेयर यानी 46, तो वो भी 2 टाइप का होता है, सेक्स क्रोमोसोम और एक ऑटोसोम। ऑटोसोम टोटल 22 होते हैं जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट किए जाते हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम जो कि नेक्स्ट जनरेशन के कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करते हैं वो 2 ही टाइप के होते हैं, दैट इज XX एंड XY। देखिए, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल का अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो ये होता है XY
और फीमेल के क्रोमोसोम की बात करें तो ये होता है XX। अब बताइए अगर X वाला जो है जा करके X से ज्वाइन करेगा तो क्या बनेगा XX, X जा करके इस X के साथ सिंपल सी बात है XX बनेगा, ये Y इस X के साथ XY और ये Y इस X के साथ XY, ठीक है। यानी कि 50% चांसेस है किसके, फीमेल की, और 50% चांसेस है किसकी, मेल की, ठीक है। इससे अधिक हमें सेक्स डिटरमिनेशन में कुछ नहीं जानना है। देखिए सेक्स डिटरमिनेशन की और सबसे पहले बात करें किस साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया था, तो वो एमसी क्लंग साइंटिस्ट है, ठीक है। देखिए फर्स्ट टाइम सेक्स डिटरमिनेशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय MC Clark scientist. In this process, the sex of a person is determined. The chromosome which determine the sex of a person is known as sex chromosome. Sex chromosome are of two types, X and Y. Male for male, XY, and for female, XX. Okay? 50% chances occur. The sex of next generation is always depend on male parent because in male both X and Y chromosomes are present. In some, देखिए एक मिथ है, मिथ मतलब एक भ्रम है, एक लोग काल्पनिक सोच है, लोग गांव में आज भी पुराने जमाने में की बातें लोग करते हैं, कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे पेरेंट है जिनकी सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, गर्ल्स चाइल्ड हो रही है, सिर्फ लड़कियां हो रही हैं, तो लोग पुराने जमाने में ये कहते हैं कि मतलब फीमेल को उसके लिए दोषी ठहराया जाता है कि उसके में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए फीमेल के पास कौन से क्रोमोसोम है, दोनों सेम क्रोमोसोम है X और X। क्रोमोसोम चेंज किसके पास है, तो मेल के पास एक X और Y। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मेल रिस्पांसिबल है, तो ऐसा साइंस नहीं मानता है कि मेल रिस्पांसिबल है, क्योंकि मेल को थोड़ा ना पता है कौन सा क्रोमोसोम जाकर के फीमेल के क्रोमोसोम से मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा मतलब एक लिखा जा सकता है कि द सेक्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इज ऑलवेज डिपेंड ऑन मेल पेरेंट बिकॉज़ इन मेल बोथ X and Y टाइप ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, ठीक है। देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ना जो कि मौसम के हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ करते हैं। अगर हम लिजार्ड की बात करें, ठीक है, अगर हम छिपकली की बात करें, छिपकली क्या करती है, अगर टेम्परेचर हाई रहेगा, ठीक है, अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर हाई रहेगा यानी कि गर्मी रहेगी, तो वो किस चाइल्ड को बर्थ करेगी, तो मेल चाइल्ड को जन्म देगी। और अगर टेम्परेचर लो रहता है यानी कि ठंडी के मौसम में, तो छिपकली ठंडी के मौसम में किसको जन्म देती है, तो फीमेल को, ठीक है। टर्टल की बात करें अगर कछुए की, तो अगर उसमें टेम्परेचर हाई रहता है यानी गर्मी के मौसम में कछुआ जो होता है वो फीमेल चाइल्ड को जन्म देता है, और वही ठंडी के दिन में कछुआ जो है किसको देता है, मेल चाइल्ड को जन्म देता है, ठीक है। ये आपका था पूरा चैप्टर फिनिश, तो यहीं पे होता है। देखिए एक्चुअली इस चैप्टर में इसके अलावा भी हमें अभी इवोल्यूशन पढ़ना था, पर हुआ ये है कि एनसीईआरटी सीबीएसई ने क्या किया है कि एनसीईआरटी से इवोल्यूशन नाम का चैप्टर को रिमूव कर दिया है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी को रखा गया है, जबकि इवोल्यूशन को रिमूव कर दिया है। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हो आप लोगों में से जो कि जानना चाहते हो इवोल्यूशन के बारे में, तो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिए कि आपको इवोल्यूशन टॉपिक भी पढ़ना है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ओके, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जब हमारा ये सिलेबस खत्म हो जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मॉडल चैप्टर पेपर, ये सब कुछ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कोई भी अपडेट अगर आती है सीबीएसई की तो इस चैनल पे अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग चेकआउट करते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, शेयर नहीं किया शेयर करिए, लाइक भी करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आप लोगों के पास तुरंत क्या हो सके, वीडियोस पहुंच सके। ओके, थैंक यू।